नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मेरे नोवेल तीसरी शादी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आप चैनल पर जाकर फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको सेकंड पता चलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमें एक युवक मिला था जिसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसका नाम विजय रख दिया गया था और विजय जो है अपनी झोपड़ी में कुछ लिखा पढ़ी कर रहा था। तो अब इसके आगे, हरी भरी वादियों में नदी के किनारे विजय अपनी झोपड़ी में रात में अक्सर कुछ न कुछ लिखा करता था। ये आश्चर्य ही था कि अपना नाम गांव भूल चुका विजय लिखना पढ़ना नहीं भूला था। ऐसे ही एक रात देर तक लिखने के कारण सुबह उसकी आंख नहीं खुली। सुबह सूरज सर पर चढ़ाया। एक एक कर नंदिनी ने अपने सुबह के सारे काम निपटा लिए। काम करते करते वो हर बार अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर भी झांक आती कि विजय आया या नहीं। उसके मन की बेचैनी हर एक गुजरते पल के साथ बढ़ती ही चली जा रही थी कि तभी उसकी सखी सांझी चली आई। सांझी, क्या हुआ नंदू, ऐसी गुमसुम सी क्यों है? नंदिनी ने ना में सिर हिलाया और वापस काम में लग गई। सांझी सब समझ गई। एक सांझी ही क्या, नंदिनी के साथ रहने वाला कोई भी इंसान नंदिनी के मन में विजय के लिए करवट लेती भावनाओं को समझ सकता था। अरे वो देखो, विजय आ रहा है, सांझी ने कहा। उसकी बात सुन नंदिनी भागकर दरवाजे पे चली आई और किसी को ना देख सांझी को घूर के देखने लगी। पकड़ी गई ना? अरे जब उसी का रास्ता देख रही तो मान क्यों नहीं लेती? अच्छा सुन नंदू, ये भी तो हो सकता है कि वो बीमार पड़ गया हो। चल एक बार चलकर देख आए। नंदिनी को सांझी की ये बात जम गई और वो थोड़ा सा खाना मिट्टी के सकोरे में लिए विजय की झोपड़ी की ओर चल पड़ी। इधर सुबह देर से नींद खुलने पे विजय को बीती रात की बात ध्यान में आ गई। रात काफ़ी देर तक लिखने के बाद उसने कुछ तस्वीरें भी अपनी किताब में चिपकाई थी और फिर लिखते लिखते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठने के बाद वो अपने पन्ने, किताब, कलम सब समेट ही रहा था कि झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी और एक झटके में दरवाज़ा खोलकर नंदिनी और सांझी भीतर चले आए। जहाँ एक तरफ विजय उन दोनों को वहाँ देख चकित था, नंदिनी और सांझी का भी वही हाल था। नंदिनी को सबसे अधिक आश्चर्य उसकी किताब, कलम और पन्नों को देखकर हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि एक याददाश्त भूला इंसान ये क्या लिख रहा है। जब नंदिनी ने विजय से पूछा कि वह क्या लिख रहा था, यह कलम, कागज़, किताब फैलाकर क्यों रखे हो? विजय ने अपनी हड़बड़ाहट को छुपाते, अपने सच को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हुए नंदिनी को जवाब दिया, ये सब मेरे किस काम का? ये तो राघव, बिमला माई का छुटका का है। कल रात बिमला माई की अपने पति से लड़ाई हो रही थी, जिससे छुटका परेशान होकर अपना बस्ता, कापी, किताब लिए मेरे पास आ गया था और रात हमारी बातों में बीत गई। राघव से पढ़ना लिखना सीखते हुए कब हम दोनों की आंख लग गई पता ही नहीं चला। यह सामान ऐसा ही फैला रहा। अभी राघव नदी किनारे नहाने गया है तो मैंने सोचा तब तक मैं ये सब समेट कर रख देता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? सांझी ने खासकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो विजय ने कहा, तुम दोनों का कैसे हुआ यहाँ आना? कुछ काम था क्या मुझसे? मैं अभी स्नान कर काम पर आने ही वाला था और वह ज़रूरी काम था तो बुलवा लिया होता। आप दोनों ने कष्ट क्यों किया? सांझी मुस्कुराते हुए, अरे अरे कितना बोलते हैं आप, ज़रा हमें भी बोलने का मौका दीजिए। विजय झेंपते हुए, जी कहिए।
सांची ने विजय को बताया कि नंदिनी उसको लेकर चिंतित थी। हमें लगा कि कहीं आप बीमार तो नहीं हैं, क्योंकि आप समय के बहुत पक्के हैं, तो हम बस आपकी खबर लेने के लिए आए थे। क्या आपको हमारे आने से कोई तकलीफ हुई? नंदिनी ने सांची को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। अब हमें चलना चाहिए सांची, और विजय को मिट्टी का सकोरा देते हुए कहा। ये आपके लिए, स्नान कर खा लीजिएगा। विजय सकोरा लेते हुए पूछता है, क्या है इसमें? सांची विजय की ओर देखते हुए, अब सकोरा आपके हाथ में है, आप खुद देख लीजिएगा। और नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए, अब देर नहीं हो रही, चल घर जल्दी, वरना माई 10 सवाल पूछेंगी। और दोनों जितनी तेज़ी से आई थीं, उससे ज़्यादा तेज़ी से चली गईं, और जाते जाते नंदिनी विजय को ही देखती गई। उनके जाते ही विजय ने दरवाज़ा लगाकर राहत की सांस ली। आज तो किसी तरह झूठ बोलकर विजय बच गया, और नंदिनी के मन में इस बात को लेकर जरा भी शक पैदा नहीं हुआ। शाम के समय नंदिनी पानी भरने के लिए गई तो उसने वहाँ सांची को डूबते हुए सूरज को एकटक देखते हुए पाया। वह चुपचाप सांची के पास जाकर बैठ गई, पर सांची तो अपने आप में ही गुम थी। उसे नंदिनी के आने की जरा भी भनक न लगी। ये देख नंदिनी ने हल्के से उसकी आंखें बंद की और कहा, बस कर, क्या नज़र लगा देगी सूरज को? नंदिनी की ओर देखते हुए सांची ने कहा, नज़र तो मेरे जीवन को लग गई है, पता नहीं किसकी। सांची की आवाज़ में एक अजब सा वीरानापन था, जो सांची के दोस्त होने के कारण नंदिनी को साफ साफ महसूस हो रहा था। सांची की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। नंदिनी ने सांची की आंखों से आंसू पोंछे और उसके सिर को अपने कंधे पर रखते हुए कहा, यूं गोल गोल बातें न घुमा, साफ साफ बता क्या बात है। सांची ने कहा, कल मेरी शादी तय हो गई है। ये सुन नंदिनी खुशी से झूम उठी और तपाक से बोल उठी, कहाँ, किससे और कब है शादी? हम तो खूब मज़े करेंगे तेरी शादी में। और ये कहते हुए नंदिनी ने सांची को गले से लगा लिया। सांची ने कोई प्रतिक्रिया ना दी। यह देख नंदिनी ने पूछा, ये तो खुशी की बात है। सांची ने रोते हुए कहा, 10 दिन बाद हमारी शादी है, हमें ये सब छोड़ जाना होगा। एक अनजान जगह, कैसे रहेंगे हम वहाँ तुम सबके बिना? ना वहाँ मेरा परिवार होगा, ना मेरे भाई बहन, ना दोस्त, ना तुम। हमको तो सबकी बहुत याद आएगी। हम ना रह पाएंगे वहाँ। हमको नहीं जाना है इस गांव को छोड़कर। हम तो इसी गांव में रहना चाहते हैं मरते दम तक। सांची को ऐसे रोते देख नंदिनी को थोड़ी रुलाई आ गई, पर उसने अपनी रुलाई को छुपाते हुए वह सांची को चुप कराते हुए कहा, अरे पगली, हम भी कहाँ रह पाएंगे तेरे बिना। हमें भी तेरी बहुत याद आएगी, पर तुझे शादी कर दूसरे गांव तो जाना पड़ेगा। यही रिवाज है, ना चाहे कर भी यही रीत हर लड़की को निभानी ही होती है। सांची ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम कहाँ हमारा दर्द समझेगी नंदिनी। तुझे तो शादी के बाद कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। तुम तो यही अपने माँ बाप के साथ, अपने प्यार के साथ सुखी जीवन जिएगी। तू अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, वो तो तुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। अवश्य ही तेरी शादी विजय से करवा देंगे, और विजय तो तुझ पर फिदा है ही। तेरे जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं नंदिनी।
पर मैं तेरे जैसी खुशनसीब नहीं हूँ। मैंने तो अपने होने वाले पति को देखा तक नहीं है। कैसे एक अनजान जगह अनजान लोगों के बीच रहूँगी जहाँ अपना कोई भी ना होगा। सांझी की बातें सुन नंदिनी भी अब उस डर व दर्द को महसूस कर रही थी जो शादी के पहले हर लड़की महसूस करती है, पर नंदिनी ने स्वयं के ऊपर उसे हावी नहीं होने दिया, क्योंकि इस वक्त उसे सांझी को सहारा देना था। उसे शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार करना था। नंदिनी ने सांझी को समझाते हुए कहा, तू जहाँ भी जाएगी ना, 2 दिन में सबके दिल में अपनी जगह बना लेगी। सब तेरे आगे पीछे घूमेंगे। और सांझी को चिकोटी काटते हुए कहा, खासकर तेरे होने वाले बो। सांझी को नंदिनी के इस मजाक पर जरा भी हंसी या शर्म नहीं आई। ये देख नंदिनी ने फिर कहा, तू ना ये जो रोना धोना कर रही है ना, मैं जानती हूँ ये सब नाटक है मुझे दिखाने के लिए। तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे अपनी ससुराल व पति के बारे में सोचते हुए। और ऐसा कह नंदिनी सांझी के दोनों गालों को पटाकर भागने लगती है और सांझी भी हंसते हुए उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। दौड़ते हुए नंदिनी सामने से आ रहे विजय से टकरा जाती है। विजय नंदिनी से पूछता है, क्या हुआ, कहाँ दौड़े जा रही हैं आप? नंदिनी कुछ जवाब देती इसके पहले ही वहाँ सांझी आ जाती है। सांझी को देख नंदिनी सांझी से बचने के लिए विजय के पीछे छिप जाती है। सांझी विजय से कहती है, विजय जी आप कृपा कर हम दोनों के बीच में ना आए। विजय, मैं कहाँ बीच में आ रहा हूँ, मुझे तो बीच में लाया जा रहा है। कहते हुए विजय नंदिनी के सामने से हट जाता है और सांझी नंदिनी को पकड़कर उसके गालों को जोर से खींच देती है। नंदिनी, मैंने इतनी जोर से नहीं किया था, कहकर फिर से सांझी के गालों को पटाने की कोशिश करती है, लेकिन सांझी उसके हाथ पकड़ लेती है। दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर विजय को हंसी आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, आप दोनों की लड़ाई ख़त्म हो गई हो तो घर चले। काकी कब से आपकी राह देख रही हैं और परेशान हो रही हैं। उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। अंधेरा होने को आया है, पर आप दोनों को तो लड़ाई के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। विजय की बातें सुन नंदिनी ने सांझी पर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, ये सब इस पागल की वजह से हुआ है। फिर विजय की ओर देखते हुए कहा, आपको पता है हमारी सांझी की शादी तय हो गई है, इसलिए ये नदी किनारे बैठी फूट फूट कर रो रही थीं। इन्हें चुप कराने में हमें इतनी देर हो गई। नंदिनी की बात सुनकर विजय ने सांझी को शादी की बधाई दी। जवाब में सांझी ने विजय से धन्यवाद कहा और फिर नंदिनी के दोनों हाथ पकड़कर कहा, बहुत देर हो गई है, मेरे घर वाले भी मुझे खोजने लगे, इससे पहले मैं घर पहुंच जाती हूँ। पर कल तुम घर के काम जल्दी निपटा कर मेरे घर आ जाना, क्योंकि मेरी शादी की सारी तैयारियां तुझे ही करनी है, समझी? नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाया और सांझी तेजी से अपने घर की ओर चली गई। नंदिनी की गगरी तो नदी किनारे ही रखी थी, इसलिए नंदिनी नदी किनारे जाने लगी। उसी नदी की ओर जाते हुए विजय देखता रहा। नंदिनी जब गगरी लेकर लौटी तो उसने देखा कि विजय वहीं खड़ा है जहाँ पहले खड़ा था। उसके पास जाकर नंदिनी ने पूछा, आपको यहीं खड़ा रहना है, घर नहीं जाना क्या? विजय ने कहा, अंधेरा बहुत हो गया है, इसलिए आपको घर छोड़कर घर जाऊंगा, यदि आपको कोई तकलीफ़ ना हो मेरे साथ चलने में। विजय की बात सुन नंदिनी ने मन में कहा, मैं तो सारा जीवन आपके साथ चलने को तैयार हूँ। नंदिनी का कोई जवाब न पा विजय ने कहा, चले घर। रास्ते में नंदिनी ने विजय से खूब बातें की, एक दूसरे की पसंद व नापसंद के बारे में। नंदिनी की माँ ने शाम का भोजन पका लिया था। नंदिनी को घर छोड़ विजय जाने लगा
तो नंदिनी की माँ ने उसके लिए रात का खाना रख दिया ताकि उसे घर जाकर पकाना न पड़े। विजय घर आकर मुँह हाथ धोकर गरम गरम खाना खा लिखने बैठ गया। नंदिनी ने अपनी माँ को सांझी की शादी व रोने धोने के बारे में सब बताया और खाना खा अपने कमरे में सोने चली गई। पर नींद तो नंदिनी की आंखों से कोसों दूर थी। पहले तो नंदिनी सांझी के बारे में, उसकी शादी में क्या क्या तैयारियां करना है, क्या खरीदना है, क्या पहनना है के बारे में सोचती रही। फिर विजय के बारे में सोचने लगी। अपनी व विजय की शादी के बारे में सोचते सोचते नंदिनी भी नींद के आगोश में आ गई और सपनों की दुनिया में खो गई। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट कल की वीडियो में आएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर भी कर दें। धन्यवाद।